बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम करता रहता है। इसी कड़ी में बस्तर में बदल गया बस्तर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको इस हमारे खास कार्यक्रम में। ऑनलाइन पढ़ाई क्लासेस हो गए थे, तो बस्तर क्षेत्र में आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया? क्योंकि दूरस्थ अंचल है, ऐसे में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। शहरी अंचल में तो हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन बस्तर क्षेत्र के लिए उस दौरान कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के लिए? जैसे कि कोविड काल का ये देखा गया कि उस समय पढ़ाई तुम्हार द्वार का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिससे कि शिक्षकों ने बच्चों के घर घर जाकर मोहल्ला क्लास का संचालन किया था। लाइव क्लासेस चल रहे थे और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। तो अनेक प्रकार के नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए थे। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि अभी भी हमारे कोविड काल ख़त्म होने के बाद भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार हो रहे हैं। जैसे कि हम जो आपने अभी जो पूर्व में प्रश्न किया था कि स्थानीय भाषा, तो स्थानीय भाषा को सीखना हमारे जितना कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, हिंदी को सीखना हमारे शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है कि वो हिंदी को और उस भाषा को, स्थानीय भाषा को जोड़ सकें। जब वो जोड़ेंगे तो बच्चों से, गांव वालों से, उनके पालकों से संवाद बना सकेंगे, और अगर वो संवाद बना सकेंगे तो उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे। तो इसके लिए बस्तर ज़िले में विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए शिक्षकों के लिए, जिससे कि उनके क्षेत्र अनुसार उनको हल्बी, गोंडी और भतरी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दिया गया, जिससे कि बच्चे से सीधा संवाद वे स्थापित कर सके। मैम, आप 2 सालों से काम कर रही हैं। मैम, आप 2 सालों से काम कर रही हैं। लगातार बस्तर ज़िले में काम करना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप रायपुर जैसे शहर में काम करके आई हैं। यहाँ आपने क्या कुछ देखा? उस समय आपके लिए काम करना कितनी बड़ी चुनौती थी, और आज इन 2 सालों में क्या कुछ आपको अनुभव हुए? जी, आपने सही मुझे बस इसी अक्टूबर में 2 साल हुए हैं। और सवाल का जवाब देने के पहले बंसल न्यूज़ का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सवाल का जवाब देने के पहले मैं बंसल न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी मंच पर इस थीम के साथ था, बदल रहा बस्तर, और आज की थीम है आपकी, बदल गया बस्तर। और कहीं ना कहीं ये जो थीम है आपकी वो बहुत सटीक है, क्योंकि हम तो हमारे विभाग के कामों से समझ रहे हैं कि हम 1 साल पहले कहाँ थे, जब आपने ये टैगलाइन था, बदल रहा है बस्तर और बदल गया है बस्तर। तो उस टैगलाइन के साथ हमारा विभाग ने भी काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी योजनाओं में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जो रायपुर और बस्तर ज़िले में काम करने की बात है, रायपुर ज़िले में काम करना और बस्तर ज़िले में काम करना बहुत ज़्यादा अंतर है। रायपुर में काम करने में इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि बस्तर में। बस्तर अंचल को यदि आप जानेंगे तो इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो ही अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और फिर हम जो समाज कल्याण विभाग जो काम करता है वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, तृतीय लिंग समुदाय के लिए, विधवा, परित्यक्ता, भिक्षुक, ये सारे जो लोग हैं, इनको इस भौगोलिक परिवेश में काम करना और उन तक पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने आप को छुपाए रखते हैं, और हमारा काम होता है उनको ढूंढ के निकालना और उनको शासकीय योजनाओं की जितनी भी योजना है उन तक पहुंचाना। तो काफ़ी अंतर तो था। मैम, सेंट्रल की एक स्कीम है जिसमें आप लोग सभी काम कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग की ओर से, लोकल लेवल कम्युनिटी के माध्यम से बस्तर में क्या कुछ जागरूकता आप लोगों के द्वारा लाई गई? कितने लोगों को इसका लाभ जो है वो आज लोगों को मिल पाया? लोकल लेवल कमेटी, शायद ही यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आपने ये सवाल उठाया उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। लोकल लेवल कमेटी ये जो है लोकल गार्जियनशिप, लीगल गार्जियनशिप के लिए बनाई गई है। ये 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत ये योजना शुरू हुई थी। और जब मैं बस्तर में पहुंची और इसके बारे में मैंने जब समीक्षा की तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इस विषय में कभी भी काम नहीं किया गया। तो ये बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि राष्ट्रीय न्यास ये कहता है कि
मल्टीपल डिसेबल, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म और सेरेब्रल पाल्सी, ये दिव्यांगताओं के कुछ नाम हैं। इन चारों दिव्यांगों से ग्रसित जो बच्चे होते या युवक होते हैं, वो अपने आप में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जब वो बच्चा जन्म लेता है उस समय से वो परेशान हो जाते हैं कि जब तक हम हैं तब तक तो इस बच्चे की देखभाल हम करेंगे, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। तो इसी सवाल के जवाब के लिए जो है 1999 में ये एक्ट बना था और उसके तहत लीगल गार्जियनशिप लेने का प्रावधान था। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए और अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को ये जागरूकता पता चली और लोगों ने आवेदन किया। 2 लोगों ने आवेदन किए थे जिनके जो पेरेंट्स थे इसमें गवर्नमेंट नौकरी में थे। तो ये होता है कि जब एक शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बीवी को पेंशन मिलता है और बीवी जब मर जाती है तो पेंशन बंद हो जाता है। लेकिन ये इस योजना का यही एक खूबी है कि वो पेंशन तब तक जारी रह सकता है यदि आप ये लीगल गार्जियन बनते हैं। उसका कोई भी बन सकता है, उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स भी बन सकते हैं या फिर वो जो भी चाहते हैं, या आपके पड़ोसी वगैरह भी बन सकते हैं जिनको भी वो ज़्यादा सोचते कि ये मेरे बच्चे का ध्यान रख सकते। तो ये गार्जियनशिप आपको पास करनी होती है। तो ये गार्जियनशिप जो है उनके जो पेरेंट्स थे एक ने अपने भाई को किया था और एक ने अपने चाचा को, और उसके बच्चे के दोनों माँ बाप दोनों भी जीवित नहीं है, लेकिन अभी उनके यहाँ पर वो पेंशन जा रहा है। और पेंशन जा रहा है, जैसे किसी के यहाँ 30,000 पेंशन जा रहा है तो उस बच्चे का मात्र खर्चा 5,000 होता है और 25,000 हमेशा मिलते रहे करके वो जो पेरेंट्स होते हैं, लीगल गार्जियन होते हैं, वो उस बच्चे का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम निगलेक्ट करने वाले रहते हैं, तो इस योजना के कारण उस बच्चे का भविष्य बन जाता है। ये बहुत अच्छी योजना है और हमने अभी लीगल गार्जियनशिप 2 लोगों को दी है। ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया भी होती है। जी, मेरा सवाल आपसे था, सरकार तो बहुत सी योजना शुरू कर देती है, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी एक अधिकारी की होती है। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं और बस्तर के लिए एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चुनौती पहले था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि लोग भी यहाँ के जागरूक हुए हैं। शिक्षा का स्तर और कैसे सुधरे और क्या बेहतर किया जाए, इस क्षेत्र में अभी तक आप कहाँ देखते हैं बस्तर को? शिक्षा का क्षेत्र में लगातार सुधार आ रहा है और लोग जागरूक हुए हैं निस्संदेह। और इस समय जो सबसे अच्छी योजना जो कि कहा जाए कि सरकार ने, हमारी शासन ने जो लॉन्च की है, वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक शाला खोली गई थी, किंतु इतनी जागरूकता है लोगों में और योजना का लाभ उठाने वालों में कि आज यहाँ पर 11 शालाएँ जो कि उत्कृष्ट हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम है। तो ये सोच सकते हैं, और ये डिमांड हमने नहीं, उन्होंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की, बस्तर के लोगों ने प्रेषित की है कि हमारे यहाँ खोला जाए। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी योजना है, अच्छा क्रियान्वयन है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो स्वयं जनता की ओर से आती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे अच्छा कार्य जो है स्वामी आत्मानंद का है, निस्संदेह ये तो सभी जानते हैं, जिसमें कि निःशुल्क रूप से अंग्रेजी माध्यम की और हिंदी माध्यम की पढ़ाई करवाई जा रही है। साथ ही उसमें आधुनिक सुविधायुक्त लैब है, लाइब्रेरी है, टीचर्स हैं, और जिसको हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में समुचित रूप से चलाया जा रहा है। बिल्कुल, स्वामी आत्मानंद का तो तारीफ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी हुआ है, और सीएम भूपेश बघेल इस क्षेत्र में लगातार काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर भी अब आगे बढ़े। क्योंकि हमने देखा है आज 22 साल का छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले बहुत पीछे था शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन अभी बेहतर कर रहा है। और क्या किया जा सकता है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल सुझाव भी मांगते हैं आप लोगों से, तो और क्या किया जाता है बेहतर, इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट योजना जो विद्यालय की योजना है, ये 11 ही स्कूलों तक सीमित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया है और अभी बस्तर में 50 शालाओं का चयन हुआ है जो कि उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शालाएँ बनाई जाएंगी। आज के जीवन में भाषा कोई बैरियर नहीं है, इट्स नॉट अ बैरियर।
कि आपको रोक सके। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी आज उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 50 शालाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनको की आधुनिक सुविधा दी जाएगी, लैब, लाइब्रेरी, टीचर्स और अधोसंरचना के रूप में, और साथ ही उसमें व्यक्तित्व विकास की कक्षाएं होंगी, स्पोकन इंग्लिश या अन्य लैंग्वेजेस जो सीखना बच्चों के लिए ज़रूरी है वो भी सिखाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बस्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, उस स्तर तक जा रही है। बिल्कुल, हमने देखा भी है कि यहाँ के बच्चे भी अब विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं बस्तर के हिसाब से? जी हाँ, ये निस्संदेह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो गांव से शहर, शहर से महानगर और महानगर से होते हुए विदेशों तक पहुँचे हैं। और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिला प्रशासन ने भी एक ऐप का निर्माण किया है जिसको कि विद्यावदान नाम से जाना जा रहा है। और क्योंकि अगर किसी भी योजना की समुचित जानकारी चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके फिंगर टिप्स पे हो, तो इसलिए एक ऐप का निर्माण किया गया है जिसमें समस्त शालाओं की, निजी और शासकीय शालाओं की जानकारी होगी, जिससे कि हर स्कूल के बारे में जब चाहें उसे जाना जा सके, समझा जा सके, और उसके बारे में जो भी हम निर्णय करना चाहें या जो लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। वैशाली जी, लगातार जो है समाज कल्याण विभाग अलग अलग प्रकार के काम कर रही है जिससे लोगों को सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा सके। पेंशन योजना का लाभ काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोगों को मिल पाया है, ऐसा लोगों का कहना है आपके कार्यकाल के बाद। क्या कुछ आपके अनुभव रहे? पेंशन योजना यह एक मुख्य योजना है समाज कल्याण की, और अलग अलग पेंशन योजनाएं होती हैं, राज्य स्तरीय और जो है राष्ट्रीय स्तरीय पेंशन योजनाएं होती हैं। जब हमने यहाँ पर 2 साल के पहले जब ज्वाइन किया था तब मात्र 45 से 40 हज़ार लोगों को पेंशन मिल रहा था। आज वो संख्या जो है 55,430 लोगों की हो चुकी है। और हमने 6 महीने का एक अभियान चलाया था जिसमें पेंशन निराकरण के संबंध में हमने शिविर लगाए थे, और उस शिविर में हम लोगों ने फटाफट जिन लोगों को भी पेंशन की पात्रता रखते हैं, उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसका प्रचार प्रसार करके और लोगों को तत्काल वहाँ पर शिविरों के स्थल पर बुलाकर स्वीकृत करते हुए वो आंकड़ा हमने यहाँ तक पहुँचाया है। और जब यहाँ पर कुछ साल पहले हर महीने में मुझे कहीं ना कहीं कभी विधायक जी का फ़ोन, पार्षद जी का फ़ोन, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका मुझे लगातार फ़ोन आता रहता था कि इस व्यक्ति को पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है, इस व्यक्ति को इतने महीनों से पेंशन मिली नहीं है। और आज स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। आज मुझे मेरे ख्याल से 2-3 महीने में एक हाथ फ़ोन आया तो आया, या वो भी नहीं आता है। तो ये ज़रूर पेंशन योजना में जो है बहुत अच्छा काम समाज कल्याण विभाग ने किया है। इसके साथ साथ हमारे अभी कलेक्टर महोदय ने एक निर्देश भी जारी किया था कि कई बार ऐसा होता है गांव में कि एक खाते में पेंशन आती है, लेकिन बहुत सारे खाते होने की वजह से उस हितग्राही को समझ में नहीं आता है कि उसकी पेंशन किस खाते में गई है। तो हमने 55,000 लोगों का एक प्रमाण पत्र बनवाया। हर प्रमाण पत्र में उसको बताया गया कि आपको इतने रुपए की पेंशन जो है आपके इस बैंक खाते में डाल दिए हैं। तो वो जो पेंशन भुगतान प्रमाण पत्र सभी हितग्राहियों को हमने बांटा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल थी और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैम, समाज कल्याण विभाग की ओर से लगातार कई योजनाएं संचालित है, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती, क्योंकि बस्तर जैसा जिला एक समय में माओवाद के लिए जाना जाता था, बस्तर जैसा संभाग जो है वो आज बदल गया है, आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और आज कैसा परिवर्तन आपने देखा इन 2 सालों में काम कर कर? सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, यहाँ पर हमारे 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10,334 दिव्यांगजनों को यहाँ पर डाटा बता रहा है कि 10,334 दिव्यांगजन हैं। तो और उसमें से सिर्फ 2700 लोगों के पास प्रमाण पत्र था कि आप दिव्यांग हैं। बचे इतने लोग
मतलब 7,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं बचे हुए थे, उनका प्रमाण पत्र बनाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय एक नॉर्मल तरीके से जो पूरे राज्य में काम होता है, उस तरीके से काम करने से यहाँ काम नहीं चलता। इसलिए हमने एक स्पेशल कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना के तहत जब अब हमने काम किया तो हमने मात्र 2 साल में, और 2 साल में से लगभग 1 से 1.25 साल कोविड पीरियड का टाइम था, उसको वो पकड़ कर भी, यदि मतलब उसको हम सोच ही सकते हैं कि उस समय लॉकडाउन और ये सारी स्थितियाँ थी और उस दौरान उनके तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। आज रिकॉर्ड ब्रेक 77.33% लोगों के पास वो प्रमाण पत्र चला गया है। और ऐसे ऐसे लोगों के पास बास्तानार बकावंड, यदि आप यहाँ पे जानेंगे कि एक घर यहाँ पर है तो एक घर 1 किलोमीटर के दूर हैं, तो हमारी खुद की समाज कल्याण की टीम जो है प्रत्येक घर में 7,748 घर में तो खुद गई, तब जाके हम इसको कर पाए। तो ये एक बहुत बेहतरीन कार्य योजना थी और हम इसको बहुत जल्दी हम 27% से 77% पर लेकर आए। तो इसके लिए मेरी पूरी टीम, कलेक्टर सर का मैं हम धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कार्य योजना तो आपके पास होती है लेकिन उसको मानने के लिए और उस पर विश्वास लोगों को करने के लिए कलेक्टर सर ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें उस कार्य योजना पर काम करने के लिए मिला, तो ये काफ़ी अच्छा था। भारती जी, बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नक्सलवाद भी एक कहीं ना कहीं पहचान बना हुआ था, लेकिन अब बहुत पीछे जा चुका है नक्सलवाद। पहले बहुत से स्कूलें बंद हो गए थे, जो परिजन थे वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते थे। क्या अभी भी वो स्थिति है या वो स्थिति बदली है बस्तर की? नहीं, निश्चित तौर से स्थितियां बदल गई हैं। अब वो स्थितियां कदापि नहीं हैं। हर स्कूल संचालित है और बस्तर का कोई भी स्कूल आज बंद नहीं है। समस्त स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। इसके साथ ही तरह तरह के जो तरीके हैं उनके लिए हम अपना रहे हैं, जैसे कि शालाओं में एक एकीकृत पाठ्यक्रम बनाना, उनके लिए निश्चित समय पे हर महीने में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, जिसमें कि बच्चों को एक समग्र रूप से पता चल सके कि ज़िले में चाहे वो इंटीरियर एरिया के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों कि वो कहाँ पर किस पोजीशन में खड़े हैं। तो इस प्रकार से उनका अभ्यास कार्य भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हमारे कोरोना काल में दूर हो गए थे शिक्षा से या लिखाई पढ़ाई में थोड़ा पीछे हो गए थे, तो निरंतर अभ्यास करवाने से परीक्षा देने का भी उनको अभ्यास हो रहा है और इसके साथ साथ वो पढ़ाई में भी अपनी ओर उन्मुख हो रहे हैं। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि शिक्षा का स्तर को हम बेहतर करें। बस्तर जिला क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बस्तर संभाग काफ़ी बड़ा है और बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जाते, तो उसके लिए क्या कोई जागरूकता अभियान, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल हम देखें लगातार प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा चाहे शहरी हो चाहे दूरस्थ अंचल सभी को मिले, तो बस्तर में क्या वो अभी भी स्थिति बनी हुई है कि पहले से बेहतर हुई है? बस्तर में स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग। हमारे जो संकुल समन्वयक हैं, हमारे शिक्षक हैं, अगर बच्चे नहीं आते हैं तो घर घर जाके उनसे संपर्क करते हैं। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होते हैं जनपद में, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में, तो उनके पेरेंट्स को वहाँ बुलाकर उनको भी सरपंच या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है कि बच्चों को भेजें और इस प्रकार निरंतर ही ये मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे अनियमित उपस्थित ना हों और नियमित रूप से उपस्थित हों और लंबी अनुपस्थिति ना हो, जिससे कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम किया जा सके। हमने देखा है कि कई बार ऐसे वीडियो भी आया कि बस्तर के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और ये वीडियो कई बार सीएम भूपेश बघेल ने खुद शेयर किया है। कैसे देखते हैं इसे आप? ये एक बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो एक ऐसे अंचल से आते हैं कि जिनके माता पिता जो हैं वो पहली जनरेशन है, वो अपने माता पिता भी उनके पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पहली जनरेशन है जो कि स्कूल में आ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और शिक्षा की सार्थकता यहीं पर मतलब समझ में आती है कि बच्चे चाहे गांव के हों चाहे अंदरूनी क्षेत्र के हों और वो अगर उनको उचित प्रकार से शिक्षा दी जाए तो वो किसी से कम नहीं। मैम 3 दिन हम लोग भी जिस तरीके से जगदलपुर में थे और उसके बाद फिर वैशाली जी
3 दिनों से हम भी जगदलपुर में देख रहे थे, अब तक हमको किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से जो ग्रसित महिलाएं सड़कों पे नज़र आती है, उस तरीके से न ही कोई लोग वहाँ पे नज़र आए, ना ही भिक्षुकों की संख्या जो है उस तरीके से बाकी जगहों की तुलना में बहुत कम नज़र आई है। क्या इसे आप क्या मानते हैं, क्या कुछ काम आपके विभाग द्वारा किया गया जिसकी वजह से ये संख्याएँ बाकी जगहों की तुलना में कम है, और क्या को उच्च उपलब्धि आप इस दौरान मतलब मानते हैं? जी, आपने सही आकलन किया है बस्तर का। भिक्षुकों की जो बात कहते हैं आप, तो भिक्षुकों का जो है हमारी कार्य योजना बन रही है, हम लोग लगातार उसके ऊपर सोच रहे कि क्या किया जा सकता है। कोविड पीरियड में इन लोगों को काफ़ी समस्याएं थी, तो कोविड के समय में हम लोगों ने जब खाने पीने की भी कहाँ से इन लोगों की सुविधा हो सकती है, तो एनजीओज़ के साथ में मिलकर हम लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। और जब मैं एक दिन सुबह निकली थी घर के बाहर, तो जस्ट पूछा उन लोगों को मैंने कि सब कुछ ठीक है, समय पे खाना मिलता है? तो उनका कहना था कि नाश्ता बराबर हमें 10 बजे मिल जाता है, खाना हमें बराबर 12 बजे मिल जाता है, रात का खाना भी हमें 6:30-7 बजे तक मिल जाता है, लेकिन मैडम सुबह की चाय हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो अब ये सुबह किसी से हेल्प लेना काफ़ी मुश्किल था, तो ऐसे समय में मैंने खुद जो है सुबह 6 बजे मैं उठती थी और एक मतलब बहुत बड़ा कैन भर के मैं चाय बनाती थी, और चाय और बिस्किट उनको हमने सुबह, एक भी घुमंतु व्यक्ति या भिक्षुक व्यक्ति कोविड पीरियड में कभी चाय, खाना, नाश्ता कभी भी कुछ भी नहीं वंचित नहीं रहा। और दूसरा चीज़, उनके कपड़े से लेकर उनकी जो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कुष्ठ रोगी होते हैं बहुत सारे बैठे, उनका सारी इलाज की जिम्मेदारी, ये सारा चीज़ समाज कल्याण ने खुद इंटरवीन करके इनके लिए काम किया। और रही बात आपकी मानसिक विक्षिप्त महिलाओं की, तो मानसिक विक्षिप्त महिलाएं 1-2 साल पहले यदि आप देखते तो रास्ते पे यहाँ पर मिलती थी, और उनका कुछ क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक घरौंदा संस्था चालू की, उसमें मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को रखने की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो समाज कल्याण ने उठाई। उसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, कई बार मंत्रालय के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन आज वो घरंदा शुरू है और वहाँ पर अभी 31 मानसिक विक्षिप्त महिलाएं बहुत अच्छे से रह रही है। उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं, खासकर उनकी जो दवाई की जो नीड होती है और उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग पूरी कर रहे हैं। जब कभी भी हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर मानसिक विक्षिप्त महिला है, तो हम पुलिस विभाग का सहारा लेते हैं और कुछ हमारे एनजीओज़ का हम सहारा लेते हैं। आरफा फाउंडेशन भी इसके लिए काम करता है, तो इनकी सहायता से हम व्यवस्थित रूप से वहाँ पर घरौंदा में उनको पहुँचाते हैं। और यदि वो घरौंदा के लायक नहीं होती है तो हम बिलासपुर में उनको ले जाने की सारी व्यवस्था जो है समाज कल्याण खुद देखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अभी ये समस्याओं से जो है बस्तर को निजात मिला है। मैम, बस्तर संभाग बहुत काफ़ी बड़ा है, और ऐसे में सबसे अंतिम छोर तक समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। कैसा प्रयास रहता है, क्या कुछ आप लोग के लिए उस दौरान तैयारी आप लोग करते हैं, क्या कुछ चुनौती उस दौरान आप लोगों को एक तरह से फेस करनी पड़ती है? हाँ, चुनौतियों के बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो काम करना बोलने से काम होता नहीं है, एक कार्य योजना बनाकर ही काम किया जाता है। यहाँ पर समाज कल्याण विभाग जो है, मैंने पहले भी कहा आपको, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध, निशक्त, तृतीय लिंग समुदाय, ये सभी के लिए काम करता है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए जो काम होना चाहिए, सबसे पहले तो उनका कार्ड बनना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि तृतीय लिंग समुदाय के बारे में आप जानते होंगे कि वो एक पुरुष होता है लेकिन उसकी भावनाएं महिलाओं की तरह होती हैं, या महिला होती है तो उसकी भावनाएं पुरुषों की तरह होती हैं, और उनकी अपनी आइडेंटिटी को लोगों को बताने के लिए, वो बताने से भी लोग समझते नहीं है, तब एक शासकीय कार्ड की आवश्यकता होती है। वो हमने यहाँ पर 19 शासकीय कार्ड उनके बनाए हैं। और उसके बाद पुलिस विभाग में जो भर्तियाँ निकलती हैं, राज्य शासन ने उसमें उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो
तो जब बस्तर की बात आई तो मेरी भी बहुत इच्छा हुई कि हमारे बस्तर के भी तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब मैं उनके पास गई तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बहुत मोटिवेशन लगा करने के लिए और उनको हमने ग्राउंड पर भेजा, उनकी तैयारियां करवाई। आरक्षक भर्ती में भी हमने बहुत मेहनत की उनके ऊपर। बस्तर फाइटर अभी अभी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें भी हमने काफ़ी उनके ऊपर मेहनत की। और हमारे बस्तर जिले के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर एक तृतीय लिंग समुदाय की एक महिला बरखा बघेल करके, उसने बस्तर फाइटर की इतनी कठिन परीक्षा जो है पास की और आज वो रांजनगांव में ट्रेनिंग ले रही हैं। ये पूरे बस्तर के लिए और ख़ासकर समाज कल्याण के लिए एक गौरवान्वित क्षण था। भारती जी, किसी भी अगर क्षेत्र की स्थिति को बदलनी है तो शिक्षा का स्तर मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है और बस्तर में आज शिक्षा का स्तर बहुत मजबूत हुआ है। क्या यही कारण है कि अब नक्सलवाद पीछे हट गया है और शिक्षा के लिए लोग जो है आगे बढ़ के आ रहे हैं? जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कर रहे हैं और लोग अब शिक्षित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज जब जैसे ही शिक्षा आगे बढ़ेगी, लोग अन्य तरीके जो गैर कानूनी हैं या अनुचित हैं उन तरीके से पीछे हटेंगे, क्योंकि शिक्षा समाज में एक व्यक्ति का विवेक जागृत करती है, व्यक्ति को विचारवान बनाती है, अच्छा बुरा भला बुरा अपने बारे में, समाज के बारे में सोचने की एक समझ देती है। तो जब भी शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो स्वतः ही दूर होती जाएंगी। अभी तक और कुछ कमी देखते हैं कि आप जो होना चाहिए, अब हमारे मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे कि और क्या बेहतर होना चाहिए जिससे और अच्छा शिक्षा हो क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास तो किए ही जा रहे हैं और बस ये मुझे लगता है कि पालकों में थोड़ी जागरूकता अधिक होनी चाहिए और जो हमारे जो ग्रामवासी हैं उनमें स्कूल के प्रति, शाला के प्रति एक लगाव भी होना चाहिए कि वो शाला की संपत्ति को अपना समझें। ग्रामवासी भी जो हमारे हैं वो शिक्षा को, स्कूल को अपने आप से जोड़ सकें। जो हमारी इस विद्यालय में जो समय समय पर आयोजन होते हैं उनमें अधिक मात्रा में सहभागी हों, अपने बच्चों की जो प्रगति है उसके बारे में निरंतर जानने को उत्सुक रहें, तो बहुत अच्छे से और सुधार आ सकता है। तो देखिए, बिल्कुल दोनों ही भारती जी और वैशाली जी दोनों हमारे साथ जुड़े थे। बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया और साफ तौर पे यही एक बात है कि बस्तर की तस्वीर पहले से बदली है और निश्चित तौर पे आगे भी ऐसी बदलती रहेगी, यही हमें उम्मीद करना चाहिए। दोनों ही लोग आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।